हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और यहाँ पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। और जिन्होंने ट्रेलर देखा है उनको पता है कि हम जो सिलेबस फॉलो करते हैं वो यूजीसी नेट का सिलेबस है। और नेट के सिलेबस को फॉलो करते हुए अगर आपको पता है नेट का सिलेबस क्या है, तो आपको पता होगा जो फर्स्ट यूनिट है सिलेबस में वो है फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने अभी बता दिया, फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो किसी चीज़ के साइंस को जानने से पहले हमें उस चीज़ को जानना पड़ता है। तो एनवायरमेंटल साइंस को जानने से पहले हमें एनवायरमेंट के बारे में पता करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी बोर होना अपनी पढ़ाई। सिनोनिम जैसे है ना दोनों। खैर, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये वर्ड एनवायरमेंट हम यूज़ तो करते हैं, पर कहीं से तो ये वर्ड आया होगा ना। तो कहाँ से आया है? ये फ्रांस से आया है। फ्रेंच वर्ड है ये जो है एनवायरन, वहाँ से ये वर्ड एनवायरमेंट डिराइव हुआ है। और इस वर्ड एनवायरन का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू सराउंड, मतलब हमारे चारों तरफ के जो एक्सटर्नल कंडीशंस है जो हम पे इफ़ेक्ट करता है, हमारे ग्रोथ पे, हमारे बिहेवियर पे हम पे इफ़ेक्ट करता है, जिस और शायद जिनके ऊपर हम भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सारी जो इंटरेक्शंस है उसको हम अपने एक्सटर्नल कंडीशंस को अपना एनवायरनमेंट कहते हैं। एक environment can be defined as the biotic and abiotic surrounding of a society with which it has a reciprocal relationship. Environment क्या है? Biotic and abiotic surrounding। अब biotic क्या है? Biotic मतलब living, abiotic मतलब नॉन लिविंग। एक सोसाइटी के लिविंग एंड नॉन लिविंग जो सराउंडिंग है, अब हमारे चारों तरफ से ऐसा तो नहीं हम इंसानों से ही भरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जानवरों से भरा है, ऐसा नहीं है। नॉन लिविंग में बहुत सारे थिंग्स होते हैं। अब अपने घर में ही ले लीजिए, बस आप लोग ही नहीं हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें भी है। तो ये हो गया बायोटिक एंड एबायोटिक सराउंडिंग है सोसाइटी के, या किसी भी चीज़ के ले लो, विथ विच इट हैज़ अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मतलब सिंपलेस्ट वे में गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अब एक एग्जांपल देती हूँ। बायोटिक, अभी फ़िलहाल के सिचुएशन को सोच लीजिए। आप या तो फ़ोन में या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे किसी चीज़ में ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के, तो आप क्या है? आप है बायोटिक। और जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो चीज़ क्या है? वो है बायोटिक। अब आप देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो एक इंटरेक्शन तो हो रहा है दोनों में। अगर वो चीज़ नहीं रहती तो आप ये वीडियो देख नहीं पाते, या फिर आप अपना काम नहीं कर पाते। और आप नहीं रहते तो वो बेचारा परे परे करता भी क्या। तो दोनों में एक इंटरेक्शन हो गया ना। तो यही है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। और बायोटिक ये बस एक मजाक में मैंने एग्जाम्पल दिया, पर वैसे भी लिविंग चीज़ों के बिना भी तो नहीं रहा जा सकता। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, घर में पानी आता है, जो आता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बायोटिक एंड एबायोटिक चीज़ें आते हैं जो इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, और ये रिलेशनशिप रेसिप्रोकल है। अब कोई भी चीज़ है, कोई भी हम इंट्रोड्यूस होता है, तो हम किसी को जो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है, या फिर उस वर्ड हो चाहे जो भी हो, वो जो सबसे पहले लाए है, तो हम किसी को फादर बोलते हैं, फादर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस या फादर ऑफ जूलॉजी, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो एनवायरमेंटल साइंस के केस में फादर कौन है? डॉक्टर रेक्स एन ऑलिनियर्स। फादर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस इज़ डॉक्टर रेक्स एन ऑलिनियर्स। और इंडिया में कोई और है। इंडिया में फादर ऑफ इंडियन एनवायरमेंटल साइंस अगर हम बोले तो कहा जाता है रामदेव मिश्रा। तो अगर MCQ आया कि फादर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस कौन है या इंडियन, अब देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस या इंडियन एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, ये हो गया। अब एनवायरमेंट के बारे में फिर से आते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम। एनवायरमेंट क्या है? एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है एनवायरमेंट के साथ हमारा। और एनवायरमेंट क्या, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ये एक फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, ये इनके टोटल है, दैट इफेक्ट ऑन एन ऑर्गेनिज्म। जो हम बोल रहे थे, हमारे चारों तरफ के जो चीज़ें जो हम पे इफेक्ट करते हैं वो हमारा एनवायरमेंट हुआ। तो ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी पे इफेक्ट करता है टू डिटरमाइन इट्स डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक इंसान, हर एक चीज़, एक कैरेक्टर, हर एक जानवर एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के नहीं होते। तो ये उनके एनवायरमेंट ही है जो उनके ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनके जो एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उस एनवायरमेंट के या उस एनिमल के या जिसके, उनके एनवायरमेंट ही है जो इस पर इफ़ेक्ट करता है। तो जैसे आप नॉर्मल देख लो, एक एग्जांपल, पोलर बियर पोलर रीजन में रहते हैं। बहुत ठंड चाहिए उसको एग्जिस्ट करने के लिए, उसको ज़िंदा रहने के लिए। अगर आप उसको उठा के हमारे नॉर्मल किसी एरिया में लाओगे
जब तक उसके लिए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं बना के देते तो वो मर जाएगा, वो नहीं रह पाएगा। तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका जो लिविंग टाइप है वो उसी पोलर रीजन में ही सीमित है। क्यों? तो फिर उसका जो एनवायरनमेंट है, उसे बचपन से जो एनवायरनमेंट मिला वो उसके ग्रोथ के लिए इफेक्टिव है। दूसरा, एनवायरनमेंट इज़ नेवर स्टैटिक फॉर एनी ऑर्गेनिज्म, इन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ऑब्वियसली अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट किसी ऑर्गेनिज्म के लिए स्टैटिक नहीं है। हम टाइम टू टाइम में सिंपलेस्ट एग्जांपल है सीजन। गर्मी में हमें एक अलग सा एनवायरनमेंट मिलता है, चारों तरफ कुछ डिफरेंस होता है, गर्म ज़्यादा है या धूप बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें होती है। वहाँ आप बारिश के सीज़न में देख लो, रेनी सीज़न में देख लो या फिर ठंड के सीज़न में देख लो, हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट अलग हो जाता है। वहाँ में फ्रूट्स अलग टाइप्स के मिलते हैं, वेजिटेबल्स अलग टाइप्स के मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यही बताते हैं कि हम जिस एनवायरनमेंट पे है वो भी हमेशा एक जैसा नहीं है, वो चेंज होता है। तो ये हो गया, स्टैटिक नहीं है। अब एक और एग्जांपल देती हूँ, प्लेस टू प्लेस भी चेंज, ये टाइम टू टाइम हो गया। प्लेस टू प्लेस चेंज देखते हैं। एक ही टाइम पे आप सोच लो, आप अपने फादर के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हो। आप है दार्जिलिंग में, आपके फादर है नागपुर में। क्या दोनों के चारों तरफ के एक ही टाइम पे, तो आप फ़ोन पे अपने पिता को बोल रहे हो कि यहाँ थोड़ी ठंड लग रही है, बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। वहाँ आपके फादर होता, काश मैं वहाँ होता, मुझे तो यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। तो यही चीज़ है कि ये प्लेस टू प्लेस भी, एक ही टाइम पे प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है। तो ये एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, ठीक है। अब इस चेंज को जो मैं पोलर बियर वाला बोल रही थी, ऑर्गेनिज्म हैज़ टू मेक एडजस्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है? अगर वही मैं बोल रही थी, पोलर बियर को अगर हम यहाँ लाएँ तो उसको क्या करना पड़ेगा? इस जगह के एनवायरनमेंट के साथ, मौसम के साथ, वेदर के साथ, इंसानों के साथ, या फिर उसके जो सराउंडिंग कंडीशन है उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वो ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है तो क्या होता है? तो वो मर जाएगा। तो वही, सम ऑर्गेनिज्म आर वेरी सेंसिटिव। जैसे पोलर बियर एग्जाम्पल में बता रही थी, वो इतना सेंसिटिव है कि वो आएगा तो पोलर रीजन से वहाँ के ठंड को छोड़ के वो अगर यहाँ आएगा वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। तो ये चेंज, और कुछ मतलब ये स्लाइटेस्ट नहीं है, वैसे तो बहुत बड़ा चेंज है, पर कुछ ऑर्गेनिज्म होता है कि इस एडजस्टमेंट को नहीं कर पाता है, स्लाइटेस्ट चेंज होने से भी उस पर इफेक्ट हो जाता है। जैसे अगर हम भी होते हैं, हम शायद मर नहीं जाते, पर अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कभी कभी होते हैं ना, वो ये चीज़ बोलते हैं कि इस जगह का वेदर हमें सूट नहीं कर रहा है। क्यों सूट नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट आसानी से नहीं कर पा रहा है। शायद आप कहीं घूमने गए और आपको पेट खराब हो गया, क्या सर्दी ज़ुकाम हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उस एनवायरनमेंट को अडाप्ट नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे कर जाता है तो फिर वो ठीक हो जाता है, पर हमेशा हर किसी के साथ नहीं है। किसी को कुछ नहीं होता है तो वो, उसका एडजस्टमेंट लेवल बहुत हाई है, उसकी सेंसिटिव इतना नहीं है वो। पर जिसको होता है वो, उसकी बॉडी सेंसिटिव है उस एनवायरनमेंट के चेंजेस होने पे। कभी हम ज़्यादा दूर भी नहीं, पास भी जाए तो भी ऐसा कभी कभी किसी के साथ होता रहता है। तो ये चीज़ है। और जो नहीं कर पाते वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। अगर हम सारे पोलर बियर को यहाँ ला लेंगे और वहाँ पे किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो मर जाएंगे और वो पोलर बियर ख़त्म हो जाएंगे, वो स्पीसीज। तो यही चीज़ है, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में चले जाते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो जाना बिल्कुल, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स है, ये जो चेंजेस तो इन्वायरमेंट में होते रहते हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है, सब कुछ है, पर क्यों है? कुछ फैक्टर्स तो होंगे ना किसी, जिसके वजह से ये इन्वायरमेंट चेंज भी हो रहा है, इफेक्ट भी कर रहा है। तो फैक्टर्स क्या है? इन फैक्टर्स को हम इकोलॉजिकल फैक्टर या इको फैक्टर भी बोल सकते हैं। मेन जो फैक्टर्स है, टोपोग्राफिक फैक्टर है। टोपोग्राफिक मतलब टोपोग्राफ, जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्लेन्स, लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स। अब बोलता है ना कि माउंटेन एरिया में आपको अलग सा एनवायरनमेंट मिलेगा। कोई ऐसा बोलता है मुझे माउंटेन ज़्यादा पसंद है, कोई बोलता नहीं मुझे फॉरेस्ट एरिया पसंद है, कोई बोलता है मुझे बीच पसंद है। तो क्यों पसंद है ऐसे? क्योंकि उस जगह के इम्पैक्ट अलग है, फैक्टर्स अलग है। इसी वजह से ये टोपोग्राफिक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट में। तो और क्लाइमेटिक फैक्टर क्या आता है? क्लाइमेटिक फैक्टर तो सबको पता होगा, एटमॉस्फेयर, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारे क्लाइमेट है। जो थोड़े से बारिश हो जाए तो थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, ये आप लोगों को पता ही होगा। एडाफिक फैक्टर, एडाफिक में बी अ न्यू वर्ड फॉर यू। एडाफिक मतलब जो लिथोस्फीयर है हमारा,
जो सॉइल है, रॉक है, ये सारे एडाफिक फैक्टर्स में आते हैं। हर जगह की मिट्टी एक जैसे नहीं होते। अगर आप मालभूमि एरिया में जाओ या वहाँ पे आपको अलग से किसी मिट्टी पे आपको, अगर राजस्थान में चले जाओ वहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा है। वहाँ ही आप किसी ऐसे बोलते हैं शहरों में एक अलग सा है, गांव में अलग सा मिट्टी की अलग, गांव की मिट्टी अलग सुगंध आती है, ऐसे कहते हैं ना। तो एक जगह पे सॉइल और रॉक सेम जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो ये लिथोस्फीयर फैक्टर है, ये एडाफिक फैक्टर्स में आ गया। जो लिथोस्फीयर क्या है, हम जब स्फीयर को इन्वायरमेंटल जितने स्फीयर्स है जब जानेंगे तो लिथोस्फीयर के बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब ये जान लो, लिथोस्फीयर मतलब सॉइल, रॉक, ये सारी चीज़ें हैं। बायोटिक फैक्टर, अभी तक तो मैं बायोटिक फैक्टर के बारे में ही बोल रही थी। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ या एबायोटिक के साथ, तो वो बायोटिक फैक्टर में आता है। ये इसके बारे में डिटेल्स में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये बायोटिक फैक्टर है। तो ये मेन फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स, एडाफिक फैक्टर्स, ये सारे जो फैक्टर्स है ये सब इफ़ेक्ट करते हैं एक इन्वायरमेंट को बिल्डअप होने में। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कैटेगरीज। इन्वायरमेंट को हम वैसे तो अगर देखें तो ये वो तो बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। मेन जो 2 कैटेगरीज होते हैं इन्वायरमेंट को हम डिवाइड करते हैं, वो है फिजिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट और मैन मेड इन्वायरमेंट। फिजिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आता है, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, जो हमें नेचुरली मिलता है, जिसको हम बनाते नहीं हैं, जिसको इन्वायरमेंट से हमें नॉर्मली मिलता है। हम जब आते हैं किसी जगह पे तो हमें नॉर्मली ये सारी चीज़ें मिलते हैं। इसको क्या हो गया, सॉरी, नॉर्मली हमें ये सारी चीज़ें मिलते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें। और मैन मेड में क्या आता है, जब किसी जगह पे फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट को काट के अपने बना दिया बिल्डिंग, तो ये हो गया मैन मेड। जो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है ये मैन मेड है, ये आप लोगों को पता ही होगा। कल्चर अलग से भगवान ने हमें नहीं दिया है या फिर एनवायरनमेंट ने भी नहीं दिया है, ये हमने बनाया है अपना कल्चर। और जो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप्ड होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, जो रेल बना है, ट्रांसपोर्ट्स है, मार्केट्स है, ये सारी चीज़ें जो हमने बनाया है, जो इन्वायरमेंट में नहीं दिया है, वो सारी चीज़ें मैन मेड इन्वायरमेंट में आते हैं। और एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट जो नॉर्मली नेचुरली हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं, वो फिज़िकल और नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। ये वैसे आप लोग को नॉर्मली पता होगा, मैं शायद ज़्यादा ही बोल रही हूँ। तो अभी इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ जानना हो, या यहाँ इस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहे हो, या मेरी बोलने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आके बताइए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, ये क्लास अच्छा लगा, तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगेगा, ये सोच के अगर आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही हम क्लास करना चाहते हैं। और जो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि आपसे अगर आपको लगे कि नहीं ये क्लास अच्छे नहीं हो रही है, आपके बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, कोई भी, या फिर आप ये इन्फॉर्मेशन मिस कर चुकी है, ये आपको देना चाहिए, तो ये सारे डिस्कशन, या फिर आपको अगर बोले हाँ ठीक है ये इस चीज़ के नोट्स हमें चाहिए, तो वो नोट्स चाहिए हो तो आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ओके, और ऑब्वियसली कमेंट कीजिए प्लीज़, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।